हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हुमायूं की आंतरिक कठिनाइयों के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम उसकी बाह्य समस्याएं क्या रहीं जिसकी वजह से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं के राज्यारोहण के समय उसके राज्य की सीमा जो थी वह उत्तरी भारत में 8 ऐसी शक्तियों से टकरा रही थी जो मुग़ल साम्राज्य के लिए बाधक बन सकती थी। इन 8 शक्तियों से उसको लगातार खतरा बना हुआ था और वे लोग भी सीमा प्रसार में लगे हुए थे और साथ ही हुमायूं भी अपने राज्य को उस समय स्थापित कर रहा था। इन शक्तियों में सबसे पहले गुजरात की बात हम करेंगे। गुजरात अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण और उद्योग धंधे, क्योंकि वह कोस्टल एरिया भी उसके क्षेत्र में आता रहा है, इसलिए उद्योग धंधों के कारण वह काफ़ी प्रसिद्ध था। हुमायूं के राज्यारोहण के समय बहादुर शाह वहाँ पे शासन कर रहा था। बाबर के समय में जब पानीपत का युद्ध जब हुआ था, उसी के कुछ समय पश्चात ही बहादुर शाह ने भी गुजरात पे अपना राज्य प्रारंभ करा था और कुछ ही समय में उसने अपनी सेना इतनी अधिक शक्तिशाली बना ली थी और 2 तुर्की विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी सेना को उसने गोला बारूद में भी इतना सशक्त बना लिया था कि वह सेना भारत में किसी भी शक्ति से युद्ध करने के लायक तैयार हो चुकी थी। उसका तोपखाना बहुत संगठित था। उसकी सेना में 10,000 विदेशी सैनिक थे। हिंदुओं के प्रति भी उसका व्यवहार क्योंकि अच्छा था, इसलिए वह काफ़ी जनप्रिय शासक भी बना हुआ था। बहादुर शाह स्वयं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने राज्य का प्रसार करना चाहता था। 1531 में उसने मालवा राज्य पर अपना अधिकार भी कर लिया था और आसपास के बहुत सारे जो असंतुष्ट व्यक्ति थे, जो अपने राज दरबार से नाराज़ थे, वे बहादुर शाह की शरण में आए थे। सिंध का पदच्युत शासक जिसका नाम फिरोज़ था और राणा सांगा का भतीजा नरसिंह देव, उन्होंने भी बहादुर शाह के दरबार में शरण ली थी। मालवा विजय के पश्चात उसका सीधी टक्कर जो थी वह मुग़ल सेना जो कि गुजरात के समीप तक आ चुकी थी, उससे वह मुठभेड़ निश्चित हो गई थी। बहादुर शाह चूँकि स्वयं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह मुग़लों की कठिनाइयों का लाभ उठाना इस समय चाहता था, इसलिए वह भी आगे बढ़ कर के युद्ध करने के लिए तैयार था। तो इस प्रकार से बहादुर शाह एक बहुत बड़ा संकट के रूप में हुमायूं के समक्ष स्थित था और आगे चल कर के जब हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे तो जिस प्रकार से बहादुर शाह जफ़र ने जब राजपूतों पे या चित्तौड़ पे जब आक्रमण करा था, तो कर्णावती ने इसी बहादुर शाह के आक्रमण के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी थी, परंतु अपनी डावाडोल स्थिति और अपनी अनिश्चितता और निर्णय शक्ति में कमी के कारण वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाया था और चित्तौड़ महाराजा की दोस्ती का अवसर भी उसने गंवा दिया था। दूसरी शक्ति हम देखते हैं अफ़गानों की थी। पानीपत के युद्ध के पश्चात में कई अफ़गान भाग करके बिहार की तरफ चले गए थे और वहीं रह करके उन्होंने अपनी शक्ति को सुदृढ़ भी करने की कोशिश करी थी। इनमें से जो 2 प्रमुख अफ़गान शक्ति जो थी, वह पहला तो महमूद लोदी था, जो कि इब्राहिम लोदी का ही भाई था, और दूसरा शेर खां या शेरशाह सूरी। इस समय हम देखते हैं कि पानीपत
जिस युद्ध के बाद बाबर ने अपनी शक्ति की स्थापना करी थी, तो बाबर की स्वयं की तो मृत्यु हो चुकी थी और उसका राज्य अधिकार अब उसके अनुभवहीन पुत्र के हाथों में था। और वह इस समय अपनी स्थिति को देखते हुए मुग़ल अमीरों से भी खुल कर के बात नहीं कर पा रहा था। और ये अफ़गान जो कि बाबर से हार करके भागे हुए थे, उनको भी वह अपने अधीन करने में अक्षम रहा था। इनके विरुद्ध कदम उठाने के लिए वह अपने अमीरों से भी बात नहीं कर पा रहा था और अफ़गानों ने इस स्थिति का पूर्ण रूप से लाभ उठाया और यह उनके लिए एक स्वर्ण अवसर था। इसके आधार पर उन्होंने हुमायूं के साथ में संघर्ष करने का निश्चय किया था। और अंततः हम देखते हैं कि शेर खान या शेरशाह सूरी, जो बिहार में एक शक्ति के रूप में उभर करके सामने अभी तैयार हो रहा था, उसने आगे चल कर के हुमायूं को एक ज़बरदस्त टक्कर दी थी और अंततः उसे भारत से भागने के लिए भी विवश किया था। तो वह इन शक्तियों को दबा नहीं सका, जिसके परिणाम स्वरूप उसको भारत के साम्राज्य से ही हाथ धोना पड़ा था। पर अंततः उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह पुनः भारत पर शासन करने में सफल रहा था। तीसरी शक्ति बंगाल में उभर कर के सामने आ रही थी, जहाँ पे इस समय शासक नुसरत शाह था। इसने इब्राहिम लोदी की पुत्री से विवाह करके अपना संबंध लोदियों से या अफ़गानों से कायम कर लिया था और मुग़ल सम्राट के लिए अब यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। मतलब उसको एक भय उत्पन्न हो गया था हुमायूं को कि ये अफ़गानों का और इनका एक दल नहीं बन जाए और बिहार के अफ़गानों के साथ में कहीं यह मिल नहीं जाए, और अगर मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मुग़लों के हाथ से निकल सकता है और या फिर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे कि बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है और एक संकट उत्पन्न हो सकता है। चौथी शक्ति जो इस समय उभरी थी वह थी सिंध और मुल्तान के स्वतंत्र राज्य। यद्यपि गुजरात के भय से वहाँ के शासक, क्योंकि गुजरात में बहादुर शाह जिस तरह से उभर करके सामने आ रहा था, उसके भय से वहाँ के शासक शाह हुसैन ने बाबर के नाम से खुतबा पढ़ लिया था और अपनी लॉयल्टी बाबर के प्रति समर्पित भी कर दी थी। परंतु वह अधीनता एक नाम मात्र की अधीनता थी और वह बाबर के पुत्र हुमायूं के समक्ष समर्पण करने को तैयार नहीं था और अपने स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था। पांचवा जो इस समय राज्य या प्रांत जो उभर करके सामने आ रहा था वह था मालवा। यह मालवा का राज्य गुजरात और राजपुताना के बीच का क्षेत्र था। 1530 में मालवा, गुजरात और राजपुताना तीनों के मध्य में संघर्ष उत्पन्न हो चुका था और इस संघर्ष का कारण था कि तीनों देशों की प्रांतों की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। ऐसी स्थिति में सीमा प्रसार या अपने प्रभुत्व क्षेत्र के वृद्धि के लिए इन तीनों में संघर्ष होना भी स्वाभाविक नज़र आ रहा था। छठा जो प्रदेश था वह था खानदेश। खानदेश ताप्ती नदी के घाटी क्षेत्र में स्थित एक राज्य था और बाबर के आक्रमण के समय महमूद प्रथम खानदेश का शासक था। गुजरात के बहादुर शाह की जो बहन थी वह महमूद प्रथम की माता से उनकी माता थी और मोहम्मद प्रथम के फादर से उसका विवाह हुआ था। इस प्रकार से खानदेश और गुजरात के बीच में भी संबंध स्थापित था और इससे यह चिंता थी
कि कहीं बहादुर शाह इसके खानदेश के साथ में मिल करके हुमायूं के लिए कहीं संकट पैदा नहीं कर दे। 7वां प्रदेश कश्मीर का प्रदेश था। कश्मीर उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और पहाड़ों से घिरे होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर घाटी एक सुरक्षित राज्य के रूप में उभर करके सामने आई थी। 1530 के पूर्व हम देखते हैं कि इस प्रांत में आपसी संघर्ष चल रहा था, परंतु एक स्वतंत्र राज्य हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता था। 8वां और महत्वपूर्ण प्रदेश राजपूताना था। 1527 में खानवा के युद्ध के पश्चात में राणा सांगा की हार से राजपूतों के बीच में एकता समाप्त हो गई थी और हम देखते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में आंतरिक संकट भी प्रारंभ हो गया था। गद्दी के लिए संघर्ष इस समय हम देखते हैं कि चल रहा था। 1531 में रतन सिंह मेवाड़ का राणा बना था और उसके पश्चात उसका छोटा भाई विक्रमजीत गद्दी पर बैठा था। राजपूताने में मेवाड़ के अतिरिक्त सिरोही, मारवाड़, जैसलमेर जैसे महत्वपूर्ण राज्य थे। इस समय राजपूताने में हम देखते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण शक्ति या शक्तिशाली शासक नहीं था जो राजपूताने को एक सूत्र में बांध सकता, जो कार्य अभी तक राणा सांगा ने किया था। आपको याद होगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में हम देखते हैं कि सारे राजपूताना के शासक और सामंतों ने एक ही झंडे के नीचे राणा सांगा की कॉल पर, उनके आह्वान पर मुगलों के साथ में संघर्ष भी किया था। परंतु राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात अब राजनीतिक क्षेत्र में एक गैप सा आ गया था और इस बीच में हम देखते हैं कि बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था, उसने इस अनियमितता का फ़ायदा उठाया और राजपूताने की राजनीति में प्रवेश भी करने की कोशिश करी। उसने बागड़, मेवाड़ और अन्य राज्यों में जो आंतरिक कलह चल रही थी उसका हस्तक्षेप करके फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करी। मेवाड़ स्वयं भी आंतरिक झगड़ों में ही फंसा हुआ था। जोधपुर के शासक राव गंगा जो थे, हुमायूं के गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीने पश्चात अपने पुत्र मालदेव के द्वारा मार डाले गए थे। इस प्रकार राजपूताना में आंतरिक कलह ज़बरदस्त था, जिसका फ़ायदा बहादुर शाह उठाना चाहता था और बहादुर शाह के साथ साथ राजपूताने की एकता जो थी वह भी चूँकि समाप्त सी हो रही थी, तो राजपूताने के बहादुर शाह के हाथों में जाने के काफ़ी गहरे चांसेस थे और हुमायूं इससे घबरा रहा था और हुमायूं नहीं चाहता था कि ये राज्य मिल करके उसके अगेंस्ट में बहादुर शाह के साथ में उसके राज्य शक्ति को चुनौती दे सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 8 ऐसी शक्तियाँ थीं, स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए प्रेरित थी और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो कुशल प्रशासक हो, साथ ही में प्रतिभाशाली सैनिक हो, कुशल योद्धा हो और जो परिस्थिति को समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, जो अपनी शक्ति से उभरते हुए इन राज्यों और शासकों को नष्ट भी कर सकता हो। एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो सैनिकों में उत्साह भर सकता हो,
एक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो मुग़ल अमीरों को एक साथ खड़ा कर सकता हो, और ऐसे ही अनुभवी सरदार की आवश्यकता थी जो इन सब सैनिकों को अपने छत्र के नीचे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सके। परंतु हम देखते हैं कि हुमायूं के समक्ष आंतरिक कठिनाइयाँ, जबकि राजकोष बिल्कुल रिक्त था, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक कुशल राजस्व नीति का निर्माण कर सके और उसके राजकोष को धन दे सके और राजस्व वसूली करवा सके। वह अफ़गानों में अगर उसमें चतुराई होती तो वह अफ़गानों को अपनी तरफ करके उनकी योग्यता का लाभ उठा करके, उनकी चतुरता का लाभ उठा करके अपने राज्य कार्य के संचालन में उनकी सहायता ले सकता था। उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बहादुर शाह जैसे सशक्त राज्य को का साम्राज्य प्रसार रोक सके और युद्ध में उसको हरा सके। राजपूतों की दुर्बलता का वह इस समय लाभ उठा सकता था, परंतु अपनी नीतियों के कारण और अपने चरित्र की वजह से वह इस समय इन परिस्थितियों का लाभ भी नहीं उठा सका। वास्तव में हुमायूं चतुर नहीं था, वह एक सीधा व्यक्ति था। उसमें सीधा और साधारण सा व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं। सर्वगुण संपन्न नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें सैनिक की गुण नहीं थे। हालांकि बाबर के समय में भी उसने युद्ध करे थे, परंतु बाबर ने जिस लाड़ प्यार से अपने पुत्र को रखा था उसमें वह दृष्टि नहीं उत्पन्न हो सकी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण प्रारंभिक अपने राज्य को स्थापित करने में उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। थैंक यू सो मच।